क्लास 12th इतिहास अध्याय 5 इतिवृत्त। और इसका आज अगला तरीका हम बताऊंगा, अगला टॉपिक, और वो है जागीरदारी प्रथा। फिर बताएंगे मुगल की राजधानी कहाँ से कहाँ तक बना था। फिर बताएंगे मुगल दरबार की सजावट किस प्रकार की थी। फिर हम बताएंगे मुगल दरबार में प्रणाम करने का जो तरीका होता था वो किस प्रकार का होता था। आज इस 4 टॉपिक पर हम बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट का। सबसे पहले आते हैं जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा का मतलब समझिए। जागीर का मतलब होता है जमीन। जागीर का मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है। जब मनसबदार को, आपको पता है कि उसको वेतन क्या मिलता था? नगद के रूप में मिलता था। लेकिन जब मनसबदार को ना वेतन जो मिले वो नगद के बदले, मतलब नगद नहीं दे क्या, जब उसको जमीन मिले, मतलब वेतन के बदले उसको क्या मिले? भूमि या जमीन कह सकते हो। तो यही प्रथा क्या कहलाती है? जागीरदारी प्रथा। तो जागीरदारी प्रथा क्या समझ में आ गया? इसमें जो भूमि होता है ना, उस भूमि को क्या कहा जाता है? जागीर कहा जाता है। अब उसको जमीन मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जमीन का मालिक बन गया। ऐसा नहीं कि वो जमीन का मालिक बन गया, बल्कि उसको जमीन इसलिए मिला ताकि वो उस जमीन से टैक्स वसूल के और राजा के पास पहुंचा दे, इसलिए उसको जमीन मिला। ठीक है। अकबर के समय, अकबर के समय जैसे किसी लोगों को देना है जमीन, तो उसकी पसंद की जमीन मिली। किसकी जमीन मिली बोले? पसंद, मतलब जिन लोगों को जो जमीन पसंद था उसको वही मिला। ठीक है, जाओ तुमको जो पसंद होगा तुम वो जमीन ले लेना और उस जमीन से टैक्स वसूल के हमको दे देना। ठीक है। और ये काम किसके समय में हुआ था बोले? अकबर के समय में। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जागीरदारी प्रथा क्या है? लिख दीजिएगा। जब भूमि के बदले क्या मिले, सॉरी, नगद के बदले, वेतन में नगद के बदले जब भूमि मिले तो यही प्रथा क्या कहलाती है? जागीरदारी प्रथा। इसमें भूमि को क्या कहा जाता है? जागीर। और अकबर के समय जो क्या कहते हैं, जागीर मिला, मतलब भूमि मिला, वो इच्छा के अनुसार मिला। क्या? चलिए अगला है मुगल की राजधानी कहाँ से कहाँ तक बनी थी। ध्यान दीजिए। जैसे आज भारत की राजधानी कहाँ है बुआ? दिल्ली। बिहार की पटना। उस प्रकार यह जो मुगल की राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत के समय जो उसका अंतिम शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, तब ना इब्राहिम लोदी को हरा के कौन आया था? बाबर आया था। इब्राहिम लोदी को हराइए ना, पानीपत के युद्ध में बाबर आया था, भारत में एंट्री लिया था। ठीक है। तो सिकंदर लोदी का जो शासन काल है 1489 से 1517, तो यह सिकंदर लोदी जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक था, वो 1504 ईस्वी में ना आगरा को राजधानी बनाता है। आगरा जो यूपी में पड़ता है, आगरा। ठीक है। तो आगरा को क्या पड़ता है बोले? राजधानी बनाता है। 1526 में जब मुगल आगरा पर अधिकार कर लिया, अब 4 में बनाया आगरा को राजधानी, और 26 में क्या किया? मुगल अधिकार कर लिया। तो 1560 में आगरा के किले पर लाल बलुआ पत्थर का निर्माण करवाया। कौन करवाया था निर्माण? अकबर। कब? 1560 में। अकबर का जो किला है ना, उस किला पर लाल बलुआ पत्थर का निर्माण करवाया, मतलब लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया अकबर ने। 1570 ईस्वी में आगरा के पास ही एगो जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी। वहां पर इसकी राजधानी बनाया। ठीक है। तो पहले आगरा बना, अब कौन बन गया? फतेहपुर सीकरी। यहीं पर ना सूफी संत जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनाया गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और यह निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। 1571 से 85 में फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण हो गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और यहीं पर जामा मस्जिद का ये दीवान ए आम, दीवान ए खास। आपसे दीवान ए आम क्या है, दीवान ए खास क्या है, मैं आगे चर्चा करूंगा। दीवान ए आम, दीवान ए खास, ठीक है, आगे चर्चा मैं करूंगा। जोधाबाई का महल भी यही है, बीरबल का महल भी यही है। बुलंद दरवाजा जो कितना 134 फुट ऊंचा है, इन सब का निर्माण भी यही कराया गया। ठीक है। 1585 में ना अकबर क्या किया? राजधानी कहाँ लेके चल गया? लाहौर, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है।
और यह लाहौर इसलिए बनाया गया क्योंकि लाहौर अगर मानचित्र में आप देखिए तो जम्मू कश्मीर के पास का जगह है, ताकि इस तरह से ना उत्तर का रिलेशन और पश्चिम का रिलेशन उत्तर पश्चिम के सीमा पर बना दिए, ताकि दोनों तरफ से हमारा संबंध क्या रहे, बढ़िया रहे। राजधानी हर जगह को नहीं बनाया जा सकता, जो जगह मिडिल पॉइंट में जहां पर हर आदमी आ सके, हर आदमी से व्यापार हो सके, या जहां पर हर चीज उपलब्ध हो, वहीं पर राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद शाहजहां क्या किया, दिल्ली में ना शाहजहानाबाद बनाया, अर्थात लाल किला। लाल किला के पश्चिम में ना लाहौरी है और उसके दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है। दिल्ली दरवाजा समझ में आता है, जिसको इंडिया गेट कहते हो। ठीक है, जब दिल्ली जाओगे ना तो वहां लाल किला देखोगे, तो लाल किला में आप देखना कि दक्षिण तरफ कथी है, इंडिया गेट है, पश्चिम तरफ लाहौरी दरवाजा है। ठीक है, किले में ना दीवाने आम, जो किला बनाया गया उसमें दीवाने आम भी बनाया गया, दीवाने खास भी और मोती महल भी, उसी किला के अंदर ये सब बनाया गया। अब आते हैं मुगल दरबार की। मुगल दरबार लगता कैसे था, तो ये मैंने बता दिया कि मुगल की राजधानी कहाँ से कहाँ गई। पहले आगरा थी, किसके समय में, सिकंदर लोदी के समय में। फिर वहां से क्या बनी, फतेहपुर सिकरी। कब बनी थी बुआरे, 1570 में। और आगरा कब बनी थी, 1504 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद 1585 में अकबर कहाँ बना दिया, लाहौर बना दिया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए अगला टॉपिक आते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है मुगल दरबार की। मुगल दरबार उस समय किस प्रकार का लगता था। अकबर का जो दरबार था ना, पूरे मुगल में भव्य था, बहुत बड़ा था। अकबर का तो जो दरबार होता था, दरबार समझ में आते हो, जहाँ पर राजा बैठता है, सब लोग वहां पे बैठते हैं। और वो जो दरबार का सजावट था ना, वो भव्य रूप से था। किसके शासनकाल में, मतलब जितना भी मुगल था उससे मुगल में सब राजाओं से बढ़कर किसका था, अकबर का था। ठीक है, इतिवृत्त में, सॉरी, आईन अकबरी में कहा गया है, किसके, अबुल फजल के द्वारा, कि जो अकबर का जब दरबार लगता था ना, तो बहुत जोर जोर से ढोल पीटा जाता था। आपको पता है कि ढोल देखते होंगे रामायण महाभारत, ढोल ढोल पीट पीट के राजा एंट्री मारता था। इससे क्या होता था कि लोगों को पता चलता था कि राजा आ रहा है, तो जो जहां पर उसकी इज्जत करता था, कदर करता था, खड़ा हो जाता था, गुणगान करता था, नारा लगाता था। क्या, चलिए, आने के साथ अल्लाह का गुणगान किया जाता था, ताकि सभी लोगों को क्या मिल जाए, सूचना मिल जाए। ठीक है, इसके बाद जिन लोगों को प्रवेश की अनुमति थी कि जो आदमी राजमहल में आ सकता है दरबार में, वे लोग तुरंत हाजिर हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद कर्निश करके अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे, मतलब जिसका स्थान है वहां पर खड़ा हो जाता था, अभिवादन कर लेता था राजा का। अभिवादन करके जहां पर जिसका सीट है वहां पर वे खड़े हो जाते थे। उसके बाद न्याय अधिकारी जो है, न्यायालय जिसको आप लोग कहते हो, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था कि किसका कौन सा, मतलब दोष है या जो भी चीज है, क्लेम लगाया किसी पर, तो वो सारा चीज रिपोर्ट प्रस्तुत करता था किसके बीच, राजा के बीच, दरबार लगने के फलस्वरूप। ठीक है, महामहिम होता था। महामहिम किसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो जो राजाओं के नजर में बहुत बड़ा महान आदमी। ठीक है, वही ना महामहिम कहलाएगा। तो वही आदमी ना राजा के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो महामहिम अंतर्दृष्टि करके, मतलब समझने कि महामहिम को जो अच्छा लगता था उसके अनुकूल या उसी के आधार पर वह संतोषजनक जो भी रिपोर्ट आता था, जो भी समस्या आता था, उसको हल करता था या सुलझाता था। ठीक है, अगर असंतोष हुआ, जैसे महामहिम का बात अच्छा नहीं था या निर्णय डिसीजन ठीक नहीं था, तब राजा जो फैसला देगा वही लास्ट डिसीजन होगा। ठीक है, उसके बाद मुगल में ना हैसियत का अगर बात चले, हैसियत की, मुगल में किसका हैसियत ज्यादा है, किसका हैसियत कम है, तो वो दो तरीकों से पता चलता है। पहला बैठने के तरीकों से और दूसरा प्रणाम करने के तरीकों से। तो सर जी बैठने के तरीकों से कैसे पता चलेगा, तो जो राजाओं के या बादशाह के आसन के जितना पास बैठेगा, जैसे बादशाह यहाँ बैठा और यहाँ पर कोई आदमी बैठा, तो बादशाह के नजदीक का आदमी है, अब वहां जो बैठा वो बादशाह के दूर का आदमी है, इसका मतलब उसका हैसियत कम है, इसका हैसियत ज्यादा है। तो पहला इस चीज से पता चला कि राजा के पास कितने पास लोग बैठा या कितने दूर बैठा हुआ है, उसके अनुसार से उसका हैसियत का पता चलता था। अगली बात, जब बादशाह एक बार अगर सिंहासन पर बैठ गया ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि वह अपने स्थान को परिवर्तन कर सके। समझे, मतलब सिंहासन पर हिल तब तक नहीं सकता है जब तक कि राजा वहां से चले ना जाए।
ठीक है। शिष्टाचार का पालन करना बहुत जरूरी था, जो भी नियम कानून था उसका पालन करना बेहद जरूरी था, वरना उसको कठोर दंड मिलता था। अभिवादन से भी, मैंने कहा अभिवादन दो तरीका से पता चलता है, एगो बैठने के तरीका से और एगो अभिवादन। तो अभिवादन के बदले आगे मैं बताऊंगा दरबार में प्रणाम करने का तरीका। तो सर जी याद रखिएगा, जो आदमी जितना झुककर अभिवादन करता था, जितना झुककर प्रणाम पाती करता था, उस आदमी का हैसियत उतना ज्यादा था, और जो आदमी कम झुकता था उसका हैसियत राजा के सामने कम होता था। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी प्रणाम करो पैर छूकर करो, ताकि तुम जितना झुकोगे उतना तुम नजर में अच्छे रहोगे। चलिए इसके बाद देखिए झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता है? झरोखा का अर्थ बालकनी होता है। क्या होता है बारे में? बालकनी। बालकनी लोग क्यों जाता है? धूप उप लेने के लिए, किसी को देखने के लिए भी जाते हैं। तो उस समय मुगल दरबार में ना, जहाँ राजमहल था उसके सबसे ऊपर एक कोना में बालकनी बना होता था। बालकनी पत्थर का खिड़की टाइप का होता था, ठीक है। राजा वहां पर ना जब सुबह सुबह उठा तो प्रार्थना करने के बाद, राजा जो प्रणाम पाती करता होगा भगवान ईश्वर को, अल्लाह को, वो करने के बाद पूरब की ओर मुंह कर लेता था। मतलब झरोखा में जाता था, बालकनी में पूरब की तरफ क्या करता था? मुंह कर लेता था। वहां पर क्यों पूरब की तरफ मुंह करता? ध्यान दीजिएगा, वहां पर पूरब की तरफ मुंह इसलिए करता था ताकि वहां पर जितने भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो राजा के दरबार में नहीं आ सकते हैं, वे राजाओं का दर्शन वहां कर सकते हैं। कहाँ? बालकनी के पास जाकर, ठीक है। तो वहां पर ये समय देते थे, तो वहां पर ये जाकर खड़े रहते थे या बैठे रहते थे, और वहां पे जो लोग आते थे इनका दर्शन करते थे। किनका? राजा का। और यही एक जगह था जिसमें राजा क्या करे? अपने प्रजा से डायरेक्ट मिल सकता था, इसके अलावा और कोई जगह नहीं था, ठीक है। उसके दर्शन के लिए लोग वहां पर बैठे रहते थे। किनके दर्शन के लिए? राजा के दर्शन के लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो राजा के दर्शन करने के बाद एक खाना खाते थे या पानी पीते थे, ठीक है। चलिए, तो झरोखा का मतलब समझ में आ गया? जो राजा की एक झलक देखने के लिए जो लोग आवे वहां पर, वही झरोखा दर्शन हो गया, ठीक है। अब चलिए, इस प्रथा का जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था? अकबर ने किया था। तो झरोखा दर्शन का शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया। चलिए अब आते हैं, जब अकबर झरोखा मतलब सुबह सुबह उठा, बाथरूम उथरूम गया होगा, सुबह सुबह उठा, बाथरूम उथरूम करके प्रार्थना कर लिया, उसके बाद पूरब की ओर मुंह करके कहाँ किया? झरोखा दर्शन में दर्शन सबको दिला दिया। और उसके बाद वो 1 घंटे के लिए झरोखा दर्शन से कहाँ आते थे? दीवान ए आम में। और दीवान ए आम एक तरह का रूम था, कमरा था, और वहां पर आने के बाद जो राज्य का अधिकारी लोग था वहां पर आकर राजा को ना प्रतिवेदन देता था। मतलब क्या प्रतिवेदन? मतलब राजा को ना रिपोर्ट प्रस्तुत करता था कि ये सब समस्या है जो दरबार में सुलझाना है, ठीक है। उसके बाद दीवान ए आम में जब 1 घंटा बीत गया, तब दीवान ए आम से कहाँ आते थे? दीवान ए खास में। यहाँ पर वो 2 घंटा बिताते थे। और इसमें इसमें क्या होता था कि निजी सभा चलता था। निजी सभा मतलब अपना सभा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ना गोपनीय मुद्दे चलते थे, मतलब जो चीज किसी को जानकारी नहीं हो, अब कहीं पर जाकर हमको आक्रमण करना है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना है, तो भाई इसकी जानकारी सबको नहीं ना देना चाहिए। तो ऐसी ऐसी गोपनीय मुद्दे कहाँ पर चलते थी? दीवान ए खास में। और यहाँ पर राजा कितने घंटे बिताते थे? 2 घंटे बिताते थे। कितने घंटे बुआ? 2 घंटे। चलिए, इसके बाद यहीं पर भवन निर्माण की जो योजना होती थी वो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता, मतलब जहाँ पर भवन निर्माण करवाना है नहीं करवाना है, कहाँ पर कौन सा किला बनवाना है, ये सारा चीज यहीं पर चर्चा होता था, ठीक है। उसके बाद राजा कहाँ आते थे? शाह बुर्ज में। यहाँ पर उससे भी ज्यादा गोपनीय मुद्दे, मतलब इसमें तो कोई और आदमी हो ही नहीं सकता, जिस पर राजा का भरोसा होगा वही आदमी इस शाह बुर्ज में हो सकता है। तो वहां पर अत्यंत गोपनीय मुद्दे चलते थे। और इसमें क्या कहते हैं, शहजादा तो जाते ही थे, और उसके अलावा जो गिने चुने लोग होते थे जिन पर राजा का पूर्ण भरोसा होता था, वही लोग शाह बुर्ज में जाते थे, और वहां पर गोपनीय मुद्दे पर चलता, मतलब जो भी बात होता था वो चलते थे बात वहां। इसके बाद आते थे कहाँ पर? हरम। हरम में क्या होता था? ध्यान दीजिएगा, दोपहर के समय अब राजा को निवास करना है, मतलब राजा को ना सोना, तो सोने के लिए कहाँ आते थे? हरम में आते थे। कहाँ पर? हरम में। भोजन कर लेते थे। आप भोजन के उपरांत ना साँझ, मतलब भोजन कर लिया और सो गए, और सोने के बाद फिर उठे तो फिर शाम के समय में वो कहाँ जाते थे? दीवाने खास में। दीवाने खास क्या समझ में आ गया?
ठीक है। और वहां पे जाने के बाद जो भी काम होता था सारा काम करते थे, जिसमें एगो विदेश यात्री का नाम आता है मनुची। क्या नाम आता है बोरे? मनुची। वो ना मुगल दरबार की ना बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, उसका डिसिप्लिन या उसका जो भी चीज था उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा किए हैं। वहां पर तो कुछ ऐसे भी थे जो राजा को तो मानो कि बड़का बड़का सिंहासन मिलता, लेकिन उनके अलावा जो भी लोग उनको तो सिंहासन उतना बड़ा नहीं मिलता था। लेकिन क्या था कि जहांगीर जो थे ना वो खुर्रम खान मतलब शाहजहां को बैठने के लिए सोने का कुर्सी बनवाया था, ठीक है। और यही सोने का कुर्सी शाहजहां भी किसके लिए बनाया? दारा सिंह के लिए बनाया था। किसके लिए? दारा सिंह के लिए बनवाया था, ठीक है। तो कुछ लोगों की हैसियत राजा के समय बहुत ऊंचा था, तो उसके लिए सब व्यवस्था होता था, ठीक है। अब आइए, जिससे हैसियत की पता चलती है वो है मुगल दरबार में प्रणाम करने का तरीका। प्रणाम करने का तरीका सुनोगे तो बड़ा हंसी लगेगा। जब दिल्ली का शासक कौन था? बलबन, जिनका शासन काल है 1265 से 1287, ठीक है। वो ना फारसी परंपरा के तहत, किस परंपरा के तहत? फारसी परंपरा के तहत सारा अभिवादन का तरीका अपनाते थे, जिसमें नाम आता है सिजदा। सर जी सिजदा क्या होता है? सिजदा कहने का मतलब यह प्रणाम करने का ऐसा तरीका है जिसमें घुटने पर बैठकर और सिर झुकाकर प्रणाम करता है। नहीं देखते हो, जैसे घुटना पर बैठ गया और सिर को झुका लिया। अब जितना सिर झुकाया इसका मतलब राजा के समक्ष तुम उतना ज्यादा ऊंचा, ठीक है। तो सिजदा प्रणाम करने का कौन सा तरीका समझ में आ गया? जिसमें घुटना के बल पर बैठकर और क्या झुकावे? सिर झुकावे। जितना सिर झुकाइएगा राजा के समक्ष आपका जो हैसियत उतनी ऊंचा हो। तो सिजदा समझ में आ गया। और पायबोस भी था। पायबोस कैसा होता है? तो पायबोस होता है जिसमें ना जो राजा हुआ उसके चरण को चूमना। तो जितना झुककर चूमोगे उनके चरण को उतना ज्यादा हैसियत आपका ऊंचा होगा राजाओं के समक्ष। तो सर जी सिजदा एगो प्रणाम करने का तरीका था, और एगो कौन था? पायबोस। सिजदा में क्या होता समझ में आ गया? घुटने के दम पर बैठना होता था, ठीक है। और पायबोस क्या होता था कि पायबोस में राजाओं के किसको चूमना पड़ता था? उनके चरण को, ठीक है। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से फारसी का जो नव वर्ष होता है वो त्योहार, मतलब जैसे हम लोग का नया साल होता है ना, हिंदू में देखा जाए तो लगभग लगभग चैत में होता है, चैत नया साल। अंग्रेजी कैलेंडर देखा जाए तो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो उसी प्रकार फारसी का भी नव वर्ष होता है जिसका कहते हैं नवरोज। क्या कहते हैं बोरे? नवरोज। ये बड़ी धूमधाम से मनाने लग गया था, ठीक है। इसके बाद मुगल, अब आते, ये तो था किसके समय में बोरे? बलबन के समय में। अब हम आते हैं जो मुगल के समय में कैसा था प्रणाम करने का तरीका। तो मुगल के समय भी कैसा परंपरा था? सिजदा परंपरा था। और सिजदा परंपरा में तो यहाँ पर घुटने पर बैठकर सिर्फ सिर झुकाता था ना, लेकिन यहाँ पर ना उसके साथ दंडवत लेटा जाता था। मतलब जैसे ये हुआ ऐसे करके ऐसे पूरा लेट जाता था। जितना लेटता था इसका मतलब राजा के समक्ष उसकी मतलब उसकी हैसियत और ऊंची होती थी। तो सिजदा में यह भी हो सकता है दंडवत लेटना भी, जो मुगल के समय लागू था, ठीक है। इसके बाद शाहजहां को लगा क्या कि यह ना इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा प्रणाम करने का जो तरीका है वो इस्लाम में नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इसको हटाकर, ठीक है, जमी बोस लागू कर दिया। जमी बोस भी प्रणाम करने का तरीका ही आता है। जमी बोस, जमीन को चूमना, जमीन को चूमना। इसका मतलब है कि इसमें ना शाहजहां के समय में ना लोग जमीन को चूमता था, और जमीन को जैसे चूमता था, जितना झुककर चूमता था, इसका मतलब उसकी हैसियत उतनी ज्यादा होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद इसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इसके जगह पर क्या अपनाया गया? चार तस्लीम प्रथा। चार तस्लीम प्रथा का मतलब समझिए, दाएं हाथ को जमीन पर रखना। जैसे दायां हाथ हुआ, दायां हाथ हुआ, इसको जमीन पर रख दीजिए, इसको जमीन पर रखना, ऐसे करके नहीं, ठीक है। जमीन पर रख दिए, पहला काम। दूसरा, इसको करके क्या करते थे? झुका लेते थे, मतलब ऐसे झुका लेते थे। इसके बाद धीरे 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 इसको ऊपर उठा देते। जितना ऊपर उठाएंगे, जैसे हम झुके, अब इसको उठाना है तो इसके साथ अपने भी उठना है, इसको भी उठाना है, अपने भी उठना है, उठने 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 उठते 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 इसके बाद इसको ना अपना सर पर रख देना। कहाँ रख देना है? सर पर, ठीक है। और इसके बाद हथेली को सिर पर रखने के बाद यही काम 4 बार करना। क्या बार करना है? 4 बार ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना। तो ऐसा था किसका तरीका? प्रणाम करने का तरीका, चार तस्लीम प्रथा। तो हम लोग कोचिंग में चार तस्लीम प्रथा लागू करेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही हमारे यहाँ प्रणाम करिएगा। अच्छा प्रथा है चार तस्लीम प्रथा। क्या सोचो तुम लोग अगर ऐसे प्रथा करोगे तो बाप रे बाप, सब बचत लाइन में 10 ना लगल रहेगा आराम से। बोलेगा हाँ दादा हम प्रणाम करते हैं। 4 बार तुम झुकेगा ऐसे करके, फिर उठेगा,
फिर झुकेगा, फिर उठेगा, कितने लगा तो पेंटो और खुल जाएगा उसमें तो क्या, तो ये दिक्कत है। हाँ चलिए, इसके अलावा भी एक और प्रथा था प्रणाम करने का, कॉर्निश। क्या था पता रहे? कॉर्निश। आश्चर्य लगता है कि प्रणाम करने का भी तरीका होता था। ठीक है, आप लोग आते हो, कुछ लड़का आएगा, आप दाहिने हाथ बायां हाथ से प्रणाम करेगा। ये प्रणाम करने का कौन तरीका? कुछ आदमी आएगा साला घुटने पर से प्रणाम करता है, वो तो ठीक है नहीं झुकता है, अगर घुटना पर नहीं झुके और थोड़ा सा और ऊंचा चले जाए तो कहीं भी प्रणाम कर सकता है वो। ठीक है, उसके बाद कॉर्निश जो है, कथी बोले? कॉर्निश। कॉर्निश में क्या होता है, ये भी प्रणाम करने का तरीका है। दाएं हाथ की जो तलहटी होती है, दाएं हाथ की तलहटी, उसको ना सिर पर रख लीजिए। कहाँ रख लीजिए? सिर पर रखकर और आगे झुकिए। ठीक है, ऐसे ऐसे। और यह भी प्रणाम करने का तरीका था। तो ये सारा प्रणाम करने का तरीका किसके समय में था? मुगल के समय में। कोई दिक्कत समझने में? तो आज की टॉपिक में मैंने बता दिया, जागीरदारी प्रथा, मुगल की राजधानी, मुगल दरबार कैसे लगता था, और उसमें प्रणाम करने का तरीका और हैसियत की जानकारी कैसे लोगों को मिलती थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार नुक्का सीन नहीं दिखता होगा, एक बार दिखा देते हैं सीन नुक्का। देख लीजिए, अगर कोई चीज उतारना है तो आप उतार सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए, उतार लीजिए।